नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल माई स्टोरीज में। मैं आपके लिए लाया हूं एक सच्ची घटना की एक कहानी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हमें आपके सहयोग की जरूरत है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलेगी, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटनाओं की जानकारी जुटा सकेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की ये कहानी देश की राजधानी दिल्ली की है। पिछले 2-3 दिनों से 20 साल की नैन्सी मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत परेशान थी। इसकी वजह यह थी कि उसका 21 साल का पति साहिल चोपड़ा उसे प्रताड़ित कर रहा था। इस दौरान उसने नैन्सी की कई बार पिटाई भी कर दी थी। नैन्सी ने यह बात अपने घर वालों को नहीं बताई, क्योंकि उसने घर वालों के विरोध के बावजूद साहिल से लव मैरिज की थी। साहिल और उसकी शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे। पति के प्यार की जगह वो उसके जुल्मों सितम सह रही थी। नैन्सी ने भले ही ये बात अपने माता पिता को नहीं बताई थी, लेकिन अपनी सहेली प्रांजलि और सलारिया को 10 नवंबर 2019 को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर बता दी थी। इस मैसेज में उसने पति द्वारा ज्यादा प्रताड़ित करने की जानकारी दी थी। इतना ही नहीं, उसने सहेलियों को यह भी कह दिया था कि यदि 2 दिन तक उसका फोन ना मिले तो समझ लेना साहिल ने उसकी हत्या कर दी है। दिल्ली की ही रहने वाली प्रांजलि और सलारिया नैन्सी की पक्की सहेलियां थीं। दोनों समझ नहीं पा रही थी कि नैन्सी को बहुत प्यार करने वाला साहिल नैन्सी पर हाथ क्यों उठाने लगा। इसकी वजह क्या है, ये तो नैन्सी से मुलाकात के बाद ही पता चल सकती थी। बहरहाल वो रोजाना नैन्सी से बातें करने लगी, लेकिन 2 दिन बाद ही नैन्सी का फोन स्विच ऑफ हो गया। प्रांजलि और सलारिया परेशान हो गई कि नैन्सी का फोन क्यों बंद है। नैन्सी पति साहिल चोपड़ा के साथ पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी स्थित वन ब्लॉक में रहती थी। सलारिया और प्रांजलि ने नैन्सी का ससुराल देख रखा था, इसलिए 13 नवंबर 2019 को दोनों नैन्सी से मिलने उसके ससुराल पहुंच गई। ससुराल में जब नैन्सी दिखाई नहीं दी तो उन्होंने उसके बारे में उसकी सास रोशी से पूछा। रोशी ने बताया कि नैन्सी और साहिल घूमने के लिए हरिद्वार गए हैं। दूसरे कमरे में साहिल के दादा बैठे हुए थे। जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि दोनों फ्रांस घूमने गए हैं। दादा की बात सुनकर दोनों चौंक गई, क्योंकि नैन्सी के पास पासपोर्ट नहीं था। फिर वो विदेश कैसे जा सकती थी। प्रांजलि और सलारिया ने जब नैन्सी के ससुर अश्विनी चोपड़ा से बात की तो उन्होंने दोनों के जयपुर जाने की बात बताई। घर के 3 लोगों द्वारा अलग अलग तरह की बातें दोनों सहेलियों को हजम नहीं हुई। इसके बाद वो अपने घर चली गई। उन्होंने इधर उधर फोन करके नैन्सी के बारे में पता लगाने की कोशिश की, परंतु कोई जानकारी नहीं मिली। फिर नैन्सी की ये दोनों सहेलियां अपनी दुनिया में व्यस्त हो गई। 28 नवंबर को प्रांजलि और सलारिया ने फिर से नैन्सी का नंबर मिलाया तो वो बंद मिला। तब उन्होंने उसी दिन ये जानकारी नैन्सी के पिता संजय शर्मा को दे दी। बेटी के लापता होने की जानकारी पाकर संजय शर्मा के होश उड़ गए। वो पश्चिमी दिल्ली के ही हरिनगर में रहते थे। बेटी नैन्सी के बारे में पता करने के लिए वो उसी दिन उसके ससुराल जनकपुरी पहुंच गए। वहां साहिल की मां ने उन्हें बताया कि साहिल और नैन्सी घर से 20 लाख से ज्यादा के जेवर लेकर कहीं भाग गए हैं। संजय शर्मा को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। काफी पूछताछ करने के बाद भी जब उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो अगले दिन 23 नवंबर को वो थाना जनकपुरी पहुंचे। संजय शर्मा ने थाना प्रभारी जयप्रकाश से मुलाकात कर बेटी नैन्सी के शादी करने से लेकर उसके गायब होने तक की बात विस्तार से बताई। साथ ही उन्होंने नैन्सी के पति साहिल और उसके ससुर अश्विनी चोपड़ा और साहिल की बुआ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज करने के कई दिन बाद भी पुलिस ने उनका पता लगाने की कोशिश नहीं की। तब संजय शर्मा ने डीसीपी और एसीपी से संपर्क किया। जब मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आया तो थाना प्रभारी को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। थाना प्रभारी जयप्रकाश साहिल के घर पहुंचे तो वो घर पर नहीं मिला। उसके माता पिता यही कह रहे थे कि साहिल नैन्सी को लेकर कहीं घूमने गया है, लेकिन तब से दोनों के फोन बंद आ रहे हैं। घर वालों को कुछ चेतावनी देकर थाना प्रभारी लौट आए। थाने लौटने के बाद उन्होंने नैन्सी और साहिल के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। साहिल चोपड़ा की कॉल डिटेल से पुलिस को पता चला कि 11 नवंबर की रात और 12 नवंबर को वो शुभम और बादल नाम के लड़कों के संपर्क में था। इन दोनों के साथ ही उसकी लोकेशन हरियाणा के पानीपत की थी।
जांच में पता चला कि शुभम उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर का और बादल करनाल के घरौंडा गांव का रहने वाला है। ये तीनों पानीपत क्यों गए थे, ये जानकारी तीनों में से किसी से पूछताछ करने पर ही मिल सकती थी। साहिल तो घर से लापता था, इसलिए पुलिस टीम सबसे पहले करनाल के गांव घरौंडा स्थित बादल के घर पहुंची। वो घर पर मिल गया, वहां पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने शुभम को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि शुभम साहिल के ऑफिस में ही काम करता था और बादल शुभम का ममेरा भाई था। दिल्ली लाकर जब दोनों से नैन्सी के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि नैन्सी अब इस दुनिया में नहीं है। साहिल ने उसकी हत्या कर शव पानीपत में फेंक दिया था। थाना प्रभारी ने यह जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी क्योंकि नैन्सी के पिता संजय शर्मा ने साहिल और उसके घरवालों के खिलाफ अपहरण और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। इसलिए पुलिस ने साहिल के घरवालों को थाने बुलवा लिया। किसी तरह साहिल चोपड़ा को जब यह खबर मिली कि उसके घरवालों को पुलिस ने थाने में बैठा रखा है तो वो खुद भी थाने पहुंच गया। साहिल को यह पता नहीं था कि पुलिस उसकी साजिश का न सिर्फ पर्दाफाश कर चुकी है बल्कि शुभम और बादल पकड़े भी जा चुके हैं। पुलिस ने साहिल से नैन्सी के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने 11 नवंबर 2019 को नैन्सी को पश्चिम विहार फ्लाईओवर के पास छोड़ दिया था। थाना प्रभारी जयप्रकाश समझ गए कि साहिल बेहद चालाक है, आसानी से अपना जुर्म नहीं कबूलेगा। लिहाजा उन्होंने हिरासत में लिए गए शुभम और बादल को साहिल के सामने बुला दिया। उन दोनों को देखते ही साहिल हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। अब उसके सामने सच बोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। लिहाजा उसने स्वीकार कर लिया कि वो अपनी पत्नी नैन्सी की हत्या कर चुका है। अपने कर्मचारी शुभम और उसके दोस्त बादल के साथ नैन्सी की हत्या करने के बाद उन लोगों ने उसके शव को पानीपत में ठिकाने लगा दिया था। इसके बाद एडिशनल डीसीपी समीर शर्मा की मौजूदगी में साहिल चोपड़ा, शुभम और बादल से पूछताछ की गई तो नैन्सी की हत्या की जो कहानी सामने आई वो रूह कंपा देने वाली निकली। पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर के रहने वाले संजय शर्मा इलेक्ट्रॉनिक मोटर बाइंडिंग का काम करते थे। उनकी बड़ी बेटी नैन्सी शर्मा करीब 3 साल पहले विकासपुरी में एक कंप्यूटर सेंटर में जाती थी। वो कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। वहीं पर उसकी मुलाकात साहिल चोपड़ा से हुई। साहिल चोपड़ा का पास में ही पुरानी कारों की सेल परचेज का ऑफिस था। साहिल से पहले यह व्यवसाय उसके पिता अश्विनी चोपड़ा संभालते थे। साहिल चोपड़ा का कार सेल परचेज का व्यवसाय अच्छा चल रहा था, इसलिए वो खूब बंठन कर रहता था। नैन्सी और साहिल की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। दोनों ही जवानी के द्वार पर खड़े थे, इसलिए आकर्षण में आकर वो एक दूसरे को चाहने लगे। इसके बाद नैन्सी साहिल के साथ कार में बैठकर सैर सपाटे करने लगी। उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। इतना ही नहीं, उन्होंने जीवन भर साथ रहने का वादा भी कर लिया था। इसके बाद नैन्सी साहिल के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। करीब 3 साल तक सुभाष नगर में लिव इन रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने 27 मार्च 2019 को गुरुद्वारे में शादी कर ली। नैन्सी ने शादी अपने घर वालों की मर्जी के बिना की थी, इसलिए वो उससे खुश नहीं थे। घर वालों को शादी की सूचना भी उस समय मिली जब नैन्सी ने अपने ससुराल पहुंचकर व्हाट्सएप पर शादी के फोटो भेजे। दरअसल नैन्सी तब छोटी ही थी जब उसकी मां उसे और उसके पिता को छोड़कर चली गई थी। वो अपने साथ छोटे बेटे को ले गई थी। नैन्सी की परवरिश उसकी दादी और चाची ने ही की थी। संजय शर्मा बिजनेस के सिलसिले में राजस्थान आते जाते रहते थे। बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। बेटी बालिग थी। उसने साहिल चोपड़ा से शादी अपनी मर्जी से की थी, इसलिए वो कर भी क्या सकते थे। जवान बेटी के इस तरह चले जाने पर उन्हें बदनामी के साथ दुख भी हुआ। नैन्सी जनकपुरी स्थित बी ब्लॉक में अपने ससुराल में पति के साथ खुश थी। साहिल उसका हर तरह से ख्याल रखता था। बहरहाल उनकी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक कायम ना रह सकी। नैन्सी और साहिल के बीच कुछ महीनों बाद ही मतभेद शुरू हो गए। इसकी वजह यह थी कि नैन्सी अक्सर फोन पर व्यस्त रहती थी। देर रात तक वो किसी से फोन पर बातें करती थीं। साहिल का कहना था कि दिन में वो किसी से भी बात करे उसे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ऑफिस से लौटने के बाद उसके पास भी बैठ जाया करे। साहिल जब नैन्सी से पूछता था कि वो किससे बात कर रही है तो वो कह देती थी कि दोस्तों से बात कर रही है।
साहिल को नैन्सी पर शक होने लगा था क्योंकि शादी से पहले नैन्सी ने उसे बताया था कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है। जब शादी से पहले उसका कोई दोस्त नहीं था, तो शादी होते ही अब कौन ऐसे नए दोस्त बन गए जो घंटों तक उससे बातें करने लगे। यही बात साहिल के दिल में वहम पैदा कर रही थी। नैन्सी की बातों और व्यवहार से साहिल को शक था कि उसकी पत्नी का जरूर किसी से कोई चक्कर चल रहा है जिसे वो उससे छुपा रही है। पति या पत्नी दोनों के मन में संदेह पैदा हो जाए तो वो कम होने के बजाय बढ़ता जाता है और फिर कभी भी विस्फोट के रूप में सामने आ जाता है। जिस नैन्सी को साहिल दिलोजान से प्यार करता था, वही उसके साथ कलह करने लगी थी। कभी कभी तो दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ जाता था कि साहिल उसकी पिटाई भी कर देता था। साहिल का उग्र रूप देखकर नैन्सी को महसूस होने लगा था कि साहिल को अपना जीवन साथी चुनना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसे इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उसने अपनी पसंद से ही शादी की थी। इसलिए इसकी शिकायत वो अपने पिता से भी नहीं कर सकती थी। अपनी सहेलियों से बात करके वो अपना दर्द बांट लिया करती थी। साहिल पत्नी की रोज रोज की कलह से तंग आ चुका था। आखिर उसने फैसला कर लिया कि रोज रोज की किचकिच से अच्छा है कि नैन्सी का खेल ही खत्म कर दे। इस बारे में साहिल ने अपने ऑफिस में काम करने वाले शुभम से बात की। शुभम साहिल का साथ देने को तैयार हो गया। साहिल को शुभम ने बताया कि उसका एक ममेरा भाई है जिसका नाम बादल है। वो करनाल के पास स्थित घरौंडा गांव में रहता है। उसे भी साथ ले लिया जाए तो काम आसान हो जाएगा। साहिल ने शुभम से कह दिया कि इस बारे में वो बादल से बात कर ले। शुभम ने बादल से बात की तो उसने हामी भर दी। योजना को कैसे अंजाम देना है, इस बारे में साहिल ने बादल और शुभम के साथ प्लानिंग की। बादल ने सलाह दी कि नैन्सी को किसी बहाने पानीपत ले जाया जाए और किसी सुनसान इलाके में ले जाकर उसका काम तमाम कर दिया जाए। योजना को कहां अंजाम देना है, इसकी रेकी के लिए तीनों लोग 10 नवंबर 2019 को पानीपत गए। काफी देर घूमने के बाद उन्हें रिफाइनरी के पास की सुनसान जगह ठीक लगी। रेकी करने के बाद तीनों दिल्ली लौट आए। इसी बीच नैन्सी और साहिल के बीच की कलह चरम सीमा पर पहुंच गई। तभी नैन्सी ने अपनी सहेलियों प्रांजलि और सलारिया को फोन करके बता दिया था कि आजकल साहिल उसके साथ मारपीट करने लगा है। उसने उसके घर से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। नैन्सी को शायद पति का व्यवहार देखकर अपनी मौत की आहट पहले ही मिल गई थी। तभी उसने अपनी सहेलियों से पहले ही कह दिया था कि अगर 2 दिनों तक उसका फोन ना मिले तो समझ लेना कि साहिल ने उसकी हत्या कर दी है। क्योंकि साहिल को अपनी योजना को अंजाम देना था, इसलिए उसने 11 नवंबर को सुबह से ही नैन्सी के साथ प्यार भरा व्यवहार शुरू कर दिया। पति का बदला रूप देखकर नैन्सी भी खुश हो गई। दोनों ने एक साथ लंच किया। लंच करने के दौरान साहिल ने नैन्सी से कहा, नैन्सी, आज मुझे पानीपत में किसी से उधार की रकम लानी है। रकम ज्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी पिस्टल लेकर मेरे साथ चलो। नैन्सी के पास एक पिस्टल थी जो उसे उसके किसी दोस्त ने 2 साल पहले ही गिफ्ट में दी थी। नैन्सी ने उस पिस्टल के साथ कई फोटो भी खिंचवा रखे थे। पति के कहने पर नैन्सी उसके साथ पानीपत जाने को तैयार हो गई। शाम करीब 6:30 बजे साहिल पत्नी को लेकर घर से अपनी कार में निकला। शुभम और बादल को भी उसने घर पर बुला रखा था। शुभम कार चला रहा था और बादल शुभम के साथ वाली सीट पर बैठा था, जबकि साहिल और नैन्सी कार की पिछली सीट पर थे। कार में ही साहिल ने पत्नी से पिस्टल लेकर उसमें 2 गोलियां डाल दी थी। नैन्सी को यह पता नहीं था कि उसका पति उसके सामने ही मौत का सामान तैयार कर रहा है। उन्हें पानीपत पहुंचते पहुंचते रात हो गई। शुभम कार को रिफाइनरी के पास ददलाना गांव की एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां पर साहिल ने बाथरूम जाने के बहाने कार रुकवा ली। इससे पहले कि नैन्सी कुछ समझ पाती, आगे की सीट पर बैठे शुभम और बादल ने उसे दबोच लिया। तभी साहिल ने नैन्सी के सिर से सटाकर पिस्टल चला दी, लेकिन गोली नहीं चली और हड़बड़ाहट में साहिल के हाथ से पिस्तौल छूटकर नीचे गिर गई। नैन्सी अब पूरा माजरा समझ गई थी कि पति उसे यहां मारने के लिए लाया है। वो साहिल के सामने अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगी, लेकिन पत्नी के गिड़गिड़ाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। साहिल ने फुर्ती से कार में गिरी पिस्टल और गोली उठाई। गोली उसने दोबारा लोड की और नैन्सी के सिर से सटाकर गोली चला दी। इस बार गोली उसके सिर के आर पार हो गई। तभी उसने दूसरी गोली भी मार दी। वो सीट पर ही लुढ़क गई। उसी वक्त उसकी मौत हो गई।
फिर तीनों ने उसके शव को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। साहिल ने उसका मोबाइल अपने पास रख लिया। शव ठिकाने लगाकर तीनों दिल्ली लौट आए। साहिल अपने घर जाने के बजाय दोनों साथियों के साथ जनकपुरी ब्लॉक सी और दावड़ी के बीच स्थित एक होटल में रुका। अपनी कार उसने पास में ही सीतापुरी इलाके की पार्किंग में खड़ी कर दी थी। ये इलाका चानन देवी अस्पताल के नजदीक है। नैन्सी का मोबाइल साहिल ने सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास फेंक दिया था। अगले दिन शुभम और बादल अपने अपने घर चले गए। साहिल भी इधर उधर छिपता रहा। उसके बाद तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस उन्हें लेकर पानीपत में उसी जगह पहुंची जहां उन्होंने नैन्सी के शव को ठिकाने लगाया था। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने ददलाना गांव की झाड़ियों में नैन्सी का सड़ा गला शव बरामद कर लिया। जरूरी कार्रवाई कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए नैन्सी के शव को पानीपत के सरकारी अस्पताल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस ने उनका 2 दिन का रिमांड लिया। रिमांड अवधि में आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चानन देवी अस्पताल के नजदीक पार्किंग में खड़ी साहिल की कार बरामद की। कार की मैट के नीचे छिपाई गई वो पिस्टल भी पुलिस ने बरामद कर ली, जिससे नैन्सी की हत्या की गई थी। लेकिन पुलिस नैन्सी का मोबाइल बरामद नहीं कर सकी थी। आरोपी साहिल चोपड़ा, शुभम और बादल से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। और जाते जाते आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।